थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए सारा चीज़ें। कल हमने आपको क्या पढ़ा था? कल हमने आपको जो पढ़ाया था वो हम आपको कल बताए थे पारंपरिक धारणा की आंतरिक सुरक्षा। कोई हमें थोड़ा बता दो, ब्रिटेन और केन्या में लड़ाई कब हुआ था? किस दशक में सभी देश आज़ाद होना चाहते थे? चलिए समझ में आ गया। कोई बताओ युद्ध न्याय नीति क्या होती है? युद्ध न्याय नीति का लिखाए थे ना, युद्ध न्याय नीति क्या होती है? चलो सुनो, हम बताए थे युद्ध न्याय नीति में मैंने 4 पॉइंट का जिक्र किया था। पहला लिखा था कि युद्ध स्वयं या दूसरों को जनसंहार से बचाने के लिए ही करना चाहिए। स्वयं को बचाओ या दूसरों को दूसरों से बचाओ, यही है पहला युद्ध न्याय नीति। दूसरा क्या बताए थे? युद्ध में युद्ध के संसाधनों का सीमित प्रयोग होना चाहिए, बराबरी का। तीसरा बताते हैं निहत्थे व्यक्ति और आत्मसमर्पण अगर कर दिया जाए, शत्रु कर दिया है तो उसको मत मारो। और चौथा बल प्रयोग तभी करो जब शेष उपाय असफल हो जाए। उसमें मैंने निशस्त्रीकरण बताया था CWC और BWC। BWC का फुल फॉर्म बता कोई? बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। और CWC केमिकल, फिर W का वही मीनिंग होगा, वेपन कन्वेंशन। याद आ रहा बात को? फिर मैंने NPT बताया था। NPT में क्या बताया था कि जो जिस देश ने 1967 कितना, कौन सा मंथ था? जनवरी 1967 के पहले जो भी देश परमाणु बम बना लिए हैं वो अब से नहीं बनाएंगे। मतलब जिसने बना लिया है वो अब प्रयोग नहीं करेगा, और जो नहीं बनाया अभी तक वो और बनाएंगे भी नहीं। लेकिन भारत ने उस पर साइन किया था क्या? नहीं किया था। ठीक है। और भारत बैक टू बैक 2 परमाणु बम छोड़ दिया, एक 1974 में और एक 1998 में। 1974 में कौन PM? इंदिरा गांधी। और 1998 में PM अटल बिहारी वाजपेयी साहब। ठीक है, याद रख लेना इस चीज़ों को। चलिए ABM का फुल फॉर्म बताए थे, क्या था ABM का फुल फॉर्म? ABM का फुल फॉर्म बताए थे ना कल? हाँ, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, यही बताए थे। अब जरा यहाँ ध्यान देना। अब है विश्वास बहाली के उपाय। विश्वास को कैसे बहाल किया जाए? विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। जो प्रतिद्वंदी देश होता है, प्रतिद्वंदी माने क्या होता है? जैसे हम लोग का प्रतिद्वंदी देश कौन है? या तो पाकिस्तान या तो चाइना, यही 2 के साथ ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होता है, झगड़े होते हैं, तो वही हम लोग का प्रतिद्वंदी देश है। तो जो प्रतिद्वंदी देश होंगे वह किसी गलतफहमी में युद्ध के लिए तैयार ना हो जाए। और पाकिस्तान के साथ जो युद्ध होता है वो गलतफहमी के लिए ही होता है। गलतफहमी उनको होता है, हम लोग को नहीं होता है। उनको गलतफहमी होता है, उनको काहे बोलेंगे? उसको बोलेंगे, वो उसी लायक है। तो प्रतिद्वंदी देश किसी गलतफहमी में युद्ध के लिए तैयार ना हो जाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? जो पड़ोसी देश होते हैं, पड़ोसी देश अपनी सूचनाओं का और अपने सैन्य प्लानिंग का, योजनाओं का बातचीत एक दूसरे से करते हैं। ठीक है ना? पड़ोसी देश सूचनाओं और विचारों का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। अगर अमेरिका के साथ झगड़ा नहीं हो रहा, रशिया के साथ झगड़ा नहीं हो रहा भारत का, या इसके अलावा पाकिस्तान और चाइना को छोड़कर बाकी देश के साथ झगड़ा नहीं हो रहा है इंडिया का, तो इसका मतलब उन लोग को, मतलब ये समझ लीजिए, एक तो वो लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, पाकिस्तान में बेवकूफ़ आदमी है, बांग्लादेश भी वहाँ फालतू आदमी है, और चाइना तो पढ़ लिख के भी वो मूर्ख आदमी है, कौन बुद्धि नहीं है उसको। तो कहने का मतलब है कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे देश हैं वो लोग ठीक हैं, वो लोग एक दूसरे को सूचनाओं को शेयर करते हैं, और अगर झगड़े की आशंका बनती है तो वो खुद जाकर बैठ के बातचीत करते हैं। और यही होना चाहिए आम आदमी की ज़िंदगी में भी। अगर हमसे आपको, मतलब आपसे, आपका कोई सवाल हमसे है तो आप डायरेक्ट हमको पूछिए, किसी तीसरे को नहीं पूछिए। और दूसरी बात है कि किसी दूसरे के बात का, सुना हुआ बात का भरोसा बिल्कुल नहीं करना। कुछ दिन वेट कर लो, प्रतीक्षा कर लो, अपने आप सब चीज़ पता चल जाएगा। सुना हुआ बात पर भरोसा कभी ना करियो। वही बात यहाँ है, पाकिस्तान सुना हुआ बात पर भरोसा करता है और वो किसी के बात पर आता है और फिर गलत काम करता है। तो इसके लिए पड़ोसी देश सूचनाओं और विचारों का आदान प्रदान करता है, जो जरूरी भी है। और अपनी सैन्य योजनाओं के बारे में भी वे समय समय पर बताते रहते हैं, जिससे युद्ध की आशंका बहुत कम हो जाती है। इस प्रकार सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में, यानी आंतरिक मामलों में, माना जाता है कि सैन्य बल
से सुरक्षा को खतरा पहुंचता है, और सैन्य बल ही है जो सुरक्षा को कायम भी रखता है। सैन्य बल दोनों तरफ से काम करता है। सैन्य बल से किसी की जान भी चल जाती है, सैन्य बल से किसी की रक्षा भी हो जाती है। तो अगर आपस में बातचीत कर लिए, सलाह मशवरा कर लिए, तो उससे क्या है, सुरक्षा मिलेगी। और अगर बातचीत नहीं किए, गलतफहमियाँ क्रिएट हो गया, तो फिर उससे खतरा पहुंचेगी। तो हमें ये जो बात यहाँ लिखा गया केवल बुक में नहीं, इसको निजी जीवन में भी क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका आगे का हेडिंग डालो फटाफट। सुनो, ध्यान सुन लीजिएगा। सुरक्षा की अब आते हैं, पारंपरिक खत्म हो गया, पारंपरिक समाप्त हो गया। अपारंपरिक में हम लोग आते हैं कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। अपारंपरिक धारणा कहते हैं इसमें देश की सुरक्षा के साथ साथ ही लोगों और समाज अर्थात पूरी मानवता की सुरक्षा की बात की जाती है। सही बात है, जितना सुरक्षा लोगों का जरूरी है उतना ही सुरक्षा देश के लिए जरूरी है। या उल्टा कर लो, रिवर्स में, जितना सुरक्षा देश के लिए जरूरी है उतना है सुरक्षा वहाँ के जनता के लिए जरूरी है। वही बात इस पर लिखा है, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा। तो इसमें देश की सुरक्षा के साथ साथ वहाँ उस देश में रह रहे लोग और समाज अर्थात पूरी मानवता की सुरक्षा की बात की गई है। अब पॉइंट वाइज देखो, दो पक्ष में दो बात है, एक मानवता के लिए, एक विश्व के लिए। मानवता की सुरक्षा और एक विश्व की सुरक्षा, दो पॉइंट में है। तो सबसे पहले मानवता की सुरक्षा की बात करते हैं, फिर विश्व की सुरक्षा की बात करेंगे। मानवता में देखो क्या लिखा है, यह विचार, कौन सा विचार, सुरक्षा के लिए जो विचार है, यह विचार जनता की सुरक्षा को राज्य से बढ़कर मानता है। जो मानवता की जो सुरक्षा है, इसमें कहा गया है कि राज्य को बाद में, पहले जनता को वहां सुरक्षित रखो। पूरा ह्यूमैनिटी की बात करी गई है कि इस विचार के अनुसार विश्व के लिए अलग होगा, लेकिन मानवता की सुरक्षा की अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है कि मानवता की सुरक्षा विचार को अगर देखेंगे तो उसमें एक लाइन लिखी गई है कि सबसे पहले सर्वोपरि जनता है, उसके बाद राज्य है। अगर जनता ही नहीं तो राज्य कहाँ से आएंगे? तो पहले जनता को प्रोटेक्शन दो, राज्य अपने आप सुरक्षित हो जाएगी। दूसरा है मानवता की सुरक्षा के सभी समर्थक, जो भी समर्थक है, समर्थक समझ गए, सपोर्टर, जो मानवता को सपोर्ट करता है, जो ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करता है कि हाँ वास्तव में मानवता सर्वोपरि है, पहले इंसान को सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो जो भी इनका समर्थक है, जो समर्थक मानते हैं कि इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है, व्यक्तियों की रक्षा है, कुछ नहीं, सबसे पहले व्यक्तियों की रक्षा। व्यक्ति बोल दो, जनता बोल दो, सब एक ही है, व्यक्ति ही तो जनता है। तो मानवता के जो समर्थक है, देखिए मेरे बात ध्यान सुनिएगा, पहला लाइन जो आपने पढ़ा, ये मानवता की सुरक्षा का पॉलिसी है। ठीक है, ये उनका पॉलिसी है कि इनके अनुसार कहा गया है राज्य बाद में, जनता पहली आनी चाहिए। वो अपना फर्स्ट पॉलिसी बना, शर्त लिख दिया। अब जब लोगों से पूछा गया कि क्या आप इस शर्त को मानते हैं, ये शर्त, ये पॉलिसी किताब में सही लिखा गया है, तो समाज से लोग निकलते हैं और मानवता की सुरक्षा के जितने भी समर्थक हैं वो सब बोलते हैं कि बिल्कुल सही है, प्राथमिक लक्ष्य यही होना चाहिए कि व्यक्ति की रक्षा होना चाहिए, आफ्टर दैट राज्य हो या देश हो। ठीक, तीसरी बात देखो, मानवता की सुरक्षा का संकीर्ण अर्थ है, क्या है कि अर्थ लेने वाले समर्थकों का जोर व्यक्तियों को खून खराबे से बचाने पर होता है कि सुरक्षा भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र, खून खराबा, हिंसा नहीं होनी चाहिए, एकदम आराम से हर एक चीज़ को निकाल के ले आना चाहिए, वहाँ समर्थक बोल रहे हैं। और मानवता की सुरक्षा का व्यापक अर्थ लेने वाले समर्थक का ये भी तर्क है कि खतरों की सूची में केवल मारपीट ही नहीं होता, केवल एक दो हिंसा ही नहीं होता, खतरों की सूची में और भी कुछ चीज़ होते हैं जिनसे भी मानवता को बचाना चाहिए, और वो है अकाल। अकाल समझते हो आप? फेमनाइन अकाल है, महामारी समझते हो, पेंडेमिक, और आपदा समझते हो, आपदा समझते हो ना, डिजास्टर। ये तीन चीज़ भी मनुष्य के जीवन में आते हैं, कभी ना कभी ये चीज़ आते हैं। जैसे कुछ समय पहले हम लोग जीवन में आया था ना, लॉकडाउन लगा था, ये आया था, तो अकाल, महामारी, आपदा को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि इनसे ज़्यादा लोग मरते हैं। ये खून तो नहीं करते हैं, बट ये आराम से मार कर चले जाते हैं, और ये जब मारते हैं तो एक बार में ना जाने कितने परिवारों को मारते हैं। पहला में तो इंसान मरते हैं, जनता मरते हैं,
लेकिन इसमें पूरा का पूरा गांव ध्वस्त हो जाता है, पूरा बाढ़ से हो या बाढ़ बना वही फ्लड जिसको बोलते हैं। तो हमें मानवता की सुरक्षा को सर्वोपरि रखना चाहिए। लेकिन अब विश्व क्या कहता है, विश्व का जरा हम लोग सुनना, विश्व की सुरक्षा के लिए क्या कहा गया है, सेकंड पक्ष में क्या बात की गई। चलो इसको विश्व की सुरक्षा को लिखो ध्यान से, सुन लो जरा। मानवता की सुरक्षा तो हमने पढ़ लिया कि मानवता की सुरक्षा में मानवता को आगे दिखाया गया है कि मानवता को सबसे पहले बचाओ, देश राज्य अपने आप सुरक्षित हो जाएगी। अब विश्व की सुरक्षा के जो पक्षधर है उनका बात जरा सुनिए। विश्वव्यापी खतरा, विश्वव्यापी खतरा, विश्वव्यापी खतरा का मतलब होता है वैसे खतरे, वैसे डेंजर जो पूरा विश्व के लिए खतरा है, केवल एक देश के लिए नहीं है। विश्वव्यापी खतरा जैसे हो गया ग्लोबल वार्मिंग, ये पूरा देश का मामला है। क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग? चलिए ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। आतंकवाद किसी एक देश का मुद्दा मैटर नहीं है, पूरा देश के लिए, पूरा देश नहीं, पूरा विश्व। एड्स, बर्ड फ्लू जैसे महामारियां से 1990 के दशक में विश्व सुरक्षा की अवधारणा का विकास हुआ था। देखो जब ये जो समस्याएं जब विश्व में आने लगी, पहले तो लोग हल्के में ले रहे थे, लेकिन जब ये कंटिन्यू हो गया और इससे लोग ज़्यादा आतंकित हो गया, पीड़ित हो गया, तब इनको लोग विश्वव्यापी खतरा माना। और विश्वव्यापी खतरा माना पूरा विश्व का खतरा है। और उस समय पूरे विश्व के लोग एकजुट हुए और 1990 के दशक में ही एक पॉलिसी बनी कि अब विश्व सुरक्षा का भी कुछ करना होगा, विश्व को सुरक्षित रखना पड़ेगा। तो कोई भी देश इन समस्याओं का समाधान अकेले कर सकता है क्या? घर का समस्या का तुम अकेले समाधान कर लोगे, लेकिन जो गांव का समस्या है उनका समस्या का समाधान तुम अकेले कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। उनके लिए पूरा गांव की ज़रूरत पड़ेगी। छोटा लेवल पर बता रहा हूँ, पूरा गांव की ज़रूरत पड़ेगी। उसी तरह अगर ये सारी समस्याएं हैं और अगर ये समस्या विश्वव्यापी है तो पूरा विश्व को आगे आना पड़ेगा, तब जाकर ये समस्या का निपटारा होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। समझ में आया? और देखो नहीं ख़त्म होने के पीछे भी कारण यह है कि कोई एक दूसरे की बात को समझने को तैयार नहीं है। सब एक दूसरे को महान बताता है। चाइना अपने आप को महान बोल रहा है तो पाकिस्तान अपने आप को महान बोल रहा है, बाकी और भी देश जो है अपने आप को महान कह रहे हैं। तो कोई भी देश एक टेबल में बैठ के बातचीत करना नहीं चाहता। आप यहीं पर देख लो ना, मैंने पढ़ा था सुरक्षा परिषद में पाँच ठो अस्थाई परमानेंट देश 5 है। ABCRF है ना, ABC अमेरिका, B ब्रिटेन, C चाइना, R रसिया, F फ्रांस। ये 5 परमानेंट मेंबर है। इन्हीं 5 परमानेंट मेंबर ने ही 1967 से पहले परमाणु बम बना लिया था। इन्हीं को कहा गया कि तुम लोग अब चलाओ मत, और जो नहीं बनाए हैं वो अब बनाबो मत करना। समझ में आया बात को? तो इन लोगों को देखते नहीं हो, किसी मुद्दे के लिए बात होता है, अगर भारत के पक्ष में बात, भारत को थोड़ा पॉजिटिव करने की बात आती है तो चाइना मना कर देता है। अगर पाकिस्तान को पॉजिटिव करने की बात आती है तो और कई कंट्री मना कर देता है। मतलब क्या है कि कोई देश एक दूसरे से सहमत नहीं है। किसी के मन में स्नेह की भावना नहीं है। स्नेह की भावना बहुत ही जरूरी होता है कि नहीं? कैसे? स्नेह क्या चीज़ होता है? स्नेह समझती हो? हाँ, प्रेम भावना एक दूसरे में होना चाहिए। बढ़ाओ, एड्रेस बढ़ाओगे, समझ गए? देखिए, हाँ, स्नेह से एक लाइन याद आया, मैं बता दूंगा। जो स्नेह में ही वह ताकत है समर्थ को झुकाने की, वरना सुदामा को कहाँ ताकत थी कृष्ण से पैर धुलवाने की? कृष्ण ने भगवान से पैर धुलवाया था ना सुदामा, तो बस स्नेह के कारण। समझ गए? तो स्नेह बहुत जरूरी होता है जीवन में मेरे भाई। तो कोई भी देश इन समस्याओं का अकेले निपटारा नहीं कर सकता, इनके लिए पूरा देश की जरूरत पड़ेगी। कोरोना पूरा देश मिला था कि नहीं मिला था? सबने अपना अपना देश में इंजेक्शन बनाया कि नहीं बनाया? उस दौरान इंडिया ने बहुत लोगों को क्या भेजा? दवाइयाँ भेजी। तब तक तुम थोड़ा सा जिंदा रहो, अभी वैक्सीन बन रहा है, पहले तुम इसी को खाकर जिंदा रहो चबाकर, और उनको भेजा भी था फ्री ऑफ कॉस्ट। इस समस्याओं की प्रकृति वैश्विक है, मैंने पूरा विश्व के लिए है। ये सारी समस्याएं पूरा विश्व की है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मतलब होता है सभी देश एक दूसरे का सहयोग करें, और यही बात इंडिविजुअल लाइफ में भी है, यही बात हम लोग का लाइफ में भी है, सबके लाइफ में है। सभी एक दूसरे का अगर मदद करेंगे तो कितना आगे बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ वही तो नहीं होता है। वही आज अगर भारत विकासशील हो गया है, विकासशील है, विकसित नहीं है, तो इसके पीछे यही कारण है कि सहयोग नहीं है। अपने देश के लोगों में भी आपसी सहयोग नहीं है, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तो है ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखो कि आपसी सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। तो दोनों में ही क्या बताया गया है, अभी क्या समझे, निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला। मानवता की सुरक्षा में मानव का सर्वोपरि बताया गया है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें केवल कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं। देखो दोनों में ही समस्या की जिक्र किया गया है, लेकिन कुछ समस्या ऐसी होती है जिनको केवल समस्या, वहाँ पर जनता को सही करोगे तो देश या राज्य अपने सही हो जाएगा, और कुछ समस्याएं ऐसी होती है जहाँ पर जनता को करने से कुछ नहीं होगा, उनके लिए विश्व को सही करना होगा, तब अपने आप वो चीज़ ठीक हो जाएगा। तो यही बात दोनों के बारे में कहा गया था। दोनों ही अपने अपने जगह पर सही है, गलत को नहीं है। आपका लिखने के लिए आएगा, क्वेश्चन आएगा कि सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा किसे कहते हैं, इनके पक्ष में बातें करें या टिप्पणी कीजिए। तो यही इसको लिखिएगा, नंबर आपको बढ़िया सा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं।